हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक या स्मृति के नियम। सबसे पहला इसमें जो है वो है आदत का नियम। जब किसी विचार को हम बार बार दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उस विचार की छाप इतनी गहरी हो जाती है कि हम उसको बिना विचारे उसे व्यक्त कर देते हैं। जैसे कोई गाने को दोहराना, गाने को रट लेना या दोहरा लेना। जैसे जब हम गाते हैं तो हमें उसे गाना याद नहीं करना पड़ता है, या बच्चे पहाड़े याद करते हैं तो वो उसे इतना रट लेते हैं कि फिर जब उन्हें बोला जाए कि पहाड़े सुनाओ तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे दोहरा देते हैं। उन्हें अपनी बुद्धि या विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इस नियम का संबंध जो है वो यांत्रिक स्मृति से है। फिर है दूसरा निरंतरता का नियम। सीखने की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है तो उसका जो अनुभव है वो हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर बना रहता है, आता रहता है, और उसे याद करने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे कोई भी दुखद घटना को अगर हम देख लेते हैं तो लाख कोशिश करने के बाद भी हम उसे भूल नहीं पाते हैं। दूसरा है, फिर तीसरा नियम है परस्पर संबंध का नियम। इस नियम को विचार या सहचार्य का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अनुभव से संबंधित कर देते हैं तो उनमें से किसी एक का यदि स्मरण किया जाए तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली हमें याद आ जाता है। विचार सहचार्य के नियम को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मुख्य नियम में समीपता का नियम। दो वस्तुएं या घटनाएं या अनुभवों का ज्ञान एक साथ ग्रहण करते हैं तो उनमें परस्पर संबंध स्थापित हो जाता है। इसमें एक घटना का जब स्मरण किया जाता है तो दूसरी अपने आप ही स्मरण हो जाती है। फिर दूसरा है समानता का नियम। यदि कोई वर्तमान का वास्तविक अनुभव पूर्व अनुभव के समान ही होता है तो हमारा जो वर्तमान का अनुभव है वो पुराने अनुभव का हमें याद दिला देता है या करा देता है। फिर इसी में है तीसरा असमानता या विपरीतता का नियम। जब हम एक वस्तु या घटना का स्मरण करते हैं तो उसका जो विपरीत होता है हमें उसका भी स्मरण हो जाता है। जैसे दुख के समय सुख की याद आना या युद्ध के समय शांति की याद आना या शांति का स्मरण करना। फिर है रुचि का नियम। जिन बातों में या जिन वस्तुओं में बालकों की रुचि अधिक होती है वे उसे बहुत जल्दी ही स्मरण कर लेते हैं। फिर है विचार सहचार्य के गौण नियम आ जाते हैं। प्राथमिकता का नियम, जो अनुभव सबसे पहले प्राप्त होता है उनका प्रभाव जो है वो हमारे दिमाग में काफ़ी समय तक रहता है। उन्हें हम बहुत आसानी से फिर से याद कर सकते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। जैसे बचपन के जो हमारे अनुभव होते हैं उनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर हमेशा बना रहता है। फिर है नवीनता का नियम। जो अनुभव जितने ज़्यादा नए होते हैं उतने ही जल्दी हम उन्हें याद कर लेते हैं, उनका स्मरण किया जा सकता है। फिर है आवृत्ति का नियम। जो अनुभव हमें बार बार प्राप्त होते हैं वे सरलता से जल्दी याद हो जाते हैं, जल्दी ही उनकी याद आ जाती है, स्मरण हो जाता है। फिर है स्पष्टता का नियम। जो विचार या अनुभव जितने अधिक स्पष्ट होते हैं वे शीघ्र से समझ में आ जाते हैं और याद हो जाते हैं। ऐसे अनुभवों को सरलतापूर्वक पुनः स्मरण कर सकते हैं। फिर है मनोभाव का नियम। व्यक्ति अपने मनोभाव के अनुसार अनुभवों का स्मरण करता है, याद करता है। जब हम दुख में होते हैं तो हमें दुख की बातें याद आती हैं, जब हम सुख में होते हैं तो हमें सुख और आनंद वाली बातों की याद आती है। जब हम दुखी हो जाते हैं तो हमें उदासी वाले विचार आते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं स्मरण करने की विधियां। सबसे पहले पूर्ण विधि आ जाएगी। इस विधि में पूरे पाठ को आरंभ से लेकर अंत तक एक ही बार में पढ़कर याद किया जाता है। यह विधि जो है वो केवल सरल या छोटे पाठों के लिए ही उपयोगी होती है। दूसरी है खंड विधि। इस विधि में याद किए जाने
वाले पाठों को अनेक खंडों या वर्गों में बांट दिया जाता है। इसके बाद सीरियल वाइज उन एक एक करके उन खंडों को याद किया जाता है। तीसरा है मिश्रित या मिक्स मेथड। इस विधि में पूर्ण एवं खंड दोनों ही विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहले पूरे पाठ को प्रारंभ से लेकर आखिर तक पढ़ा जाता है, फिर उसको टुकड़ों में बांटकर या खंडों में बांटकर याद किया जाता है। इसके बाद पाठ को पुनः आरंभ से अंत तक पढ़ा जाता है। फिर है प्रगतिशील मेथड। इस विधि में पाठ को अनेक खंडों में बांट लिया जाता है। सबसे पहले प्रथम खंड को याद किया जाता है, उसके बाद दूसरे खंड को याद किया जाता है, लेकिन पहले खंड के बाद ही दूसरे खंड को याद किया जाता है। तृतीय चरण में हम पहले, दूसरे और तीसरे तीनों खंडों को एक साथ याद करते हैं। चतुर्थ चरण में हम पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे खंड को याद करते हैं। इस विधि में समय अधिक लगता है और आरंभ के कुछ खंडों का स्मरण अधिक होता है और जो बाद वाले जो यूनिट होती हैं उनका जो स्मरण है वो धीमे धीमे होता है या कम होता है। फिर है अविराम या निरंतर विधि। इस विधि में बिना बीच में रुके पाठ को लगातार दोहराया जाता है। यह विधि जो है वो तात्कालिक स्मृति के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। या अगला है सांतर विराम विधि। यह विधि जो है अविराम विधि की उल्टी है। इसमें बीच बीच में ब्रेक दिया जाता है और थोड़े थोड़े अंतर या समय के बाद पाठ को याद किया जाता है। लेकिन ये जो विधि है ये स्थायी स्मृति के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें थोड़ा रुक कर विराम के बाद खंडों को या पाठ को याद कराया जाता है। फिर है सक्रिय विधि, एक्टिव मेथड। इस विधि को उच्चारण या स्वर विधि भी कहते हैं। इसमें बच्चा याद किए जाने वाले पाठ को बोल कर याद करता है, रट कर याद करता है। इसमें रुचि भी लेते हैं छोटे बच्चे। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। फिर है निष्क्रिय। ये निष्क्रिय जो विधि है वो सक्रिय विधि की अपोजिट है। इसमें याद किए जाने वाले पाठ को मन ही मन में पढ़ा जाता है और याद किया जाता है। ये बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर है रटने की विधि। इस विधि में बिना सोचे विचारे विषय वस्तु को रट लिया जाता है, लेकिन इस विधि में भूलने की संभावना अधिक होती है। फिर है निरीक्षण विधि। इसमें पाठ का पहले निरीक्षण किया जाता है, पाठ को पहले निरीक्षण किया जाता है, फिर उसके बाद इसको याद किया जाता है। फिर है विचार सहचारी की विधि। इस विधि में जिस विषय को याद करना है उसे किसी ज्ञात विषय से संबंधित कर लिया जाता है। इस विधि में याद शीघ्रता और सरलता से होता है। यदि जैसे एक विषय को दूसरे विषय से यदि कनेक्टेड कर लिया जाए, यदि हम किसी तथ्य को याद कर रहे हैं और उस तथ्य से मिलते जुलते विषय से उसे संबंधित कर लिया जाए तो जल्दी ही याद हो जाता है। ये थी हमारी स्मृति की विधियां। अब उसके बाद हम आते हैं स्मृति संग्रहण पर, मेमोरी कलेक्शन। आइए हम देख लेते हैं मेमोरी कलेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं या इस प्रक्रिया को किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला है सीखना, उसके बाद धारणा। सीखना मतलब लर्निंग, धारणा मतलब अपने मस्तिष्क में या मन में उसको संचित करना। फिर आवश्यकता, तीसरा है पुनः स्मरण, या जब आवश्यकता पड़े तो हम उसे अपने अचेतन मन से चेतन मन में ले आएं। और उसके बाद है अंतिम जो प्रोसेस है वो है पहचानना। तो सीखना, सबसे पहले हम देख लेते हैं सीखना क्या है। किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है। इसलिए सीखने को स्मृति का जो पहला स्टेप कहा जाता है। बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु को हम याद नहीं कर सकते। फिर है धारणा या रिटेंशन। धारणा से तात्पर्य किसी सीखी गई वस्तु को मस्तिष्क के चेतन जगत में स्थापित करना है, चेतन मन में रखना है। जब हम कोई कार्य सीखते हैं तो उसकी जो छाप है वो हमारे चेतन मन में पड़ती है, फिर हम उसे अचेतन मन में स्थापित कर लेते हैं ताकि आवश्यकता के समय वो हमारे चेतन मन में प्रयोग की जाए, चेतन में प्रयोग की जाए।
इसके बाद है पुनः स्मरण या रिकॉल। पुनः स्मरण स्मृति का तीसरा अंग है। पुनः स्मरण हमारे पूर्व अनुभवों को वर्तमान अनुभव से संबंधित करना है। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पूर्व अनुभवों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही पुनः स्मरण है। फिर है पहचान। स्मृति का चौथा और अंतिम अंग है पहचानना। पहचान से हमारा तात्पर्य है उस विषय वस्तु को या उस तथ्य को ठीक ढंग से जानने से है जिसे हमने पूर्व में धारण किया था या जिसका अनुभव हमने पूर्व में किया था, जो हमारे मस्तिष्क में अचेतन मन में थी, चेतन मन से फिर अचेतन मन में गई, फिर हमने उसका पुनः स्मरण किया, अब हम उसे जान रहे हैं। अतः जो गुड मेमोरी है उस वही अच्छी मानी जाती है जिसमें सही ज्ञान का स्मरण किया जाए। ठीक है, आज के अनुभव में आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अवहेलना या इग्नोरेंस। थैंक यू।